नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस के अहमदाबाद में हुए अधिवेशन और मध्य प्रदेश में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की आमद के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले तो बाबा रामदेव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगाए और बाद में सीधे भाजपा की डबल इंजन सरकारों पर निशाने पर ले लिया। दिग्गी राजा ने साफ कहा कि जहां डबल इंजन सरकार है वहां अल्पसंख्यक परेशान हैं, उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान के आते ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया। भाजपा नेता हमलावर हुए। किसी ने दिग्विजय सिंह को मियां कहकर संबोधित किया तो किसी ने पाकिस्तान का उन्हें एजेंट बता दिया। इस बार पलटवार से मध्य प्रदेश में अब एक नए सियासी बहस छिड़ गई है। तो पहले देखेंगे एक रिपोर्ट और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ सियासी घमासान। दिग्गी के निशाने पर डबल इंजन सरकार। बीजेपी नेताओं ने किया तीखा पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्फ संपत्ति और मुसलमानों पर दिए बयानों के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर सीधा हमला बोला कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। गुना पत्थर कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां दंगे होते हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हालांकि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा, अब देश में विचारधारा की लड़ाई छिड़ चुकी है। भाजपा कभी गांधी की विचारधारा को नहीं मानती। यहाँ दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाली बात को घोर आपत्ति दर्ज कराई और टीटी नगर थाने में रामदेव पर केस दर्ज करने आवेदन भी दिया। दिग्विजय सिंह ने वक्फ विधेयक पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ उसके अगले दिन बीजेपी सरकार ने चर्च पर हमला शुरू कर दिया। बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं हैं। इनका अगला निशाना चर्च ही है। इस देश में सांप्रदायिकता जो भी फैलाता और वो रेडिकल हिंदू, रेडिकल मुस्लिम, रेडिकल सिख, रेडिकल कोई भी जाति का संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने स्वयं ने, जिसने भी 10 साल तक कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी ने भी अगर दूसरे धर्म के प्रति नफरत की बात करी है तो मैंने उसको बख्शा नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान आए और सियासी घमासान न शुरू हो, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए भाजपा नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी, आप कभी मुसलमानों से ये सवाल नहीं करोगे कि उनके पास पत्थर कहां से आए, पेट्रोल बम कहां से आए, तलवार कहां से आई, निर्दोष हिंदुओं को मारने के हथियार कहां से आए। जब भी आपने सवाल किए हैं तो आपने राम पर, कृष्ण पर, महावीर स्वामी पर, गौतम बुद्ध पर, कभी आपने आतंकियों पर सवाल नहीं किया। इधर सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मियां कहकर संबोधित किया और उनके आरोपों का जवाब दिया। दिग्विजय सिंह जी, जब भी आपने सवाल किए तो आपने राम पर सवाल किया, कृष्ण पर सवाल किया, महावीर पर सवाल किया, गौतम बुद्ध पर सवाल किया, सेना पर सवाल किया, पर कभी आपने आतंकियों पर सवाल नहीं किए। इससे ये लगता है दिग्विजय सिंह जी, आप हिंदुस्तान में रह भली रहे, नाम भली आपका दिग्विजय सिंह है, पर आप पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसीलिए तो जनता उन्हें दिग्गी मियाँ कहती है। ये मैं नहीं कह रहा, हर जगह दिग्गी मियाँ इसीलिए कहलाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, कट्टरपंथियों को संरक्षण देना, जाकिर नायक जैसे इस्लामिक आतंकवादी के मंच पर जाकर उसकी महिमा मंडन करना, हाफिज शहीद को जी कहकर पुकारना, अफजल को गुरु कहना, पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई और वो अब इस मानसिकता को बदलें, ये ठीक नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन में पहले ही दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कोई कुछ भी कहे, अल्पसंख्यकों को लेकर हमें अपने स्टैंड पर खड़े रहना है। क्योंकि अधिवेशन के तत्काल बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस प्रकार के बयान पार्टी के एजेंडे को अमल में लाने वाले माने जाएं या फिर और कुछ। हालांकि दिग्गी राजा के बयान से
उपजा ये विवाद अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उभर कर आया है। अब देखना होगा इस मामले में सियासत कहां तक जाती है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए आज चर्चा इसी पर होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद दिग्विजय सिंह इस तरीके से मुखर होकर मीडिया के सामने आए और उनकी मुखरता से सियासी बवाल मचा हुआ है। पहले परिचय कराते हैं, हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ सीतासरण सूर्यवंशी जी हैं, बन्ना त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राज जौहरी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। बन्ना जी, दिग्विजय सिंह कितने मुखर और प्रखर रहते हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन अहमदाबाद में हुए अधिवेशन के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में उन्होंने सीधे आकर एक अल्पसंख्यकों पर जो पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं, जो देश में उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी। पहले इस पर प्रतिक्रिया। बन्ना जी। बन्ना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। महेश जी, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अधिवेशन में जातिवाद की बात करी है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम ST/ST को साधने के चक्कर में OBC से दूर हो गए, जिस प्रकार से उन्होंने वक्फ के बारे में बात करी, जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अभद्र और आपत्तिजनक बातें बोली, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति को बढ़ावा देती है और हमारे जो भारत है उसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से आज भी चलाना चाहती है, जो इनके जीन्स में है, इनके पूर्वजों के जीन्स में है कि फूट डालो और राजनीति करो। अब रही बात दिग्विजय सिंह पर आ जाते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आयु में तो वो बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, एक बहुत ही निम्न स्तरीय कार्यकर्ता भी इस प्रकार की बातें नहीं करता है। जिस प्रकार से वो तुष्टीकरण की बात हमेशा करते हैं, जहां भी वो जाएंगे उन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक घाई खोदनी ही खोदनी है। ये उनका मुख्य एजेंडा रहा है, हमेशा से उनका मुख्य एजेंडा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। पर लेकिन दूसरी बात ये भी आती है महेश जी कि दिग्विजय सिंह मुसलमान भाई बंधुओं के साथ खड़े तो होते हैं, लेकिन तब उन्हें चिंता क्यों नहीं हुई जब वो मुख्यमंत्री थे? तब उन्हें ये बात क्यों याद नहीं आई कि वक्फ कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है? उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि किस प्रकार से भोपाल में भारत टॉकीज के आसपास जो रॉयल मार्केट का एरिया है, वहां पे सैकड़ों दुकानें वक्फ के अंडर में हैं, लेकिन बेचारे हमारे मुसलमान भाई छोटी मोटी कमाई रोटी करके जैसे तैसे पैसे कमाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तब दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों की चिंता नहीं हुई। तब दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों की चिंता नहीं होती है जब वक्फ के नाम पर मुसलमान भाई बहनों के घरों पर कब्जा कर लिया जाता है, ये कह के कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। दिग्विजय सिंह जी का ये जो दोहरा चरित्र है कि वो अल्पसंख्यकों के विषय में मुखर होकर बात करते हैं, सनातन और हिंदू धर्म को सदैव अपमानित करते हैं, वो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जब वक्फ का कानून आया या वक्फ का जब दोनों सदन में बिल पास हुआ, तब दिग्विजय सिंह जी कहीं पर भी प्रकट नहीं हुए, ना तो पॉजिटिवली ना नेगेटिवली। देखिए, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने अपना एजेंडा बना रखा है, और अब उनका जो ये एजेंडा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जनता समझ चुकी है कि दिग्विजय सिंह जी हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाते हैं और कौमी एकता को तोड़ने की। वो तो कह रहे हैं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां मुस्लिमों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है। अरे शर्म करे महेंद्र जी, शर्म करें दिग्विजय सिंह जी। आज वक्फ कानून आने के बाद, वक्फ जिस प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरह से पास हुआ है और जो कानून का रूप ले रहा है, उसके बाद आप देखिएगा कि किस प्रकार से हमारे मुस्लिम भाई बहनों का कल्याण होगा। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ वहाँ सीज करके वक्फ ने रखी हुई है, वो उन्हें वापस मिल जाएगी
और आपको एक बात बता दूं मैं महेंद्र जी, 12,000 करोड़ का जो 9,41,000 एकड़ भूमि वक्त के पास है, जो मुझे लगता है देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि का जिसने अधिग्रहण कर रखा है। 8,33,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं और जिसका रेवेन्यू जनरेशन लगभग 12,000 करोड़ रुपए होता है, पर ये कागजों में दिखाते हैं टारगेट करके आप लोग मामले दर्ज करवा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं आप कम्युनिटी को। अब नहीं सुनिए महेंद्र जी, 146 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू दिखाते हैं, 12,000 करोड़ जबकि रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए इतनी प्रॉपर्टी से, तो बाकी का पैसा कहाँ चला जाता है? वो मौलवी और जितने भी ये जो मुस्लिम जो ये वक्त के ठेकेदार बने हुए हैं उनके जेब में जाता है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं। वक्त के इतर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां टारगेट बेस्ड काम हो रहा है। मैं यही बोल रही हूँ कि आज भाजपा की जहां जहां सरकार है या भाजपा की जो केंद्र में सरकार है वो मुसलमानों के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही क्या? वक्त भी तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, चाहे 3 तलाक हो। देखिए 3 तलाक की जब बात होती थी तो ये लोग कहते थे कि 3 तलाक को स्वीकार नहीं करा जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। कितने अच्छे से हमारी बहनों ने कितनी खुशी मनाई, कितने अच्छे से इसे स्वीकारा गया। ये कहते थे धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ने की जितनी भी बातें उन्होंने सब करी। धारा 370 भी हटी, एक बूंद रक्त कहीं नहीं बहा, ना कोई दंगा हुआ ना फसाद हुआ। ये कहते थे राम मंदिर बनेगा, तो फालतू के आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहना है आपका कि बेबुनियाद आरोप हैं? झूठे बेबुनियाद खोखले आरोप। और ये जिस प्रकार से इन्होंने हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधुओं के आंख पर एक पट्टी बांध कर रखी थी, उस पट्टी को खोलने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। सीतासरण जी सुन रहे हैं आप? और उसकी वजह से ही जिस दिन वक्त संशोधन बिल आया था, हमारे मुस्लिम भाई बहन दिवाली मना रहे थे। अब देखिए वंदना जी कह रही हैं सीतासरण जी कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी इस तरीके के बयान देकर। बोल लेने दो इनको, हो रह गया क्या कि मैं कहूँ? नहीं आप कहो। आप वंदना जी बीजेपी और आरएसएस 8 मुस्लिम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। इनके इस भारत में 22 राज्य हैं, 22 राज्यों में एक मुस्लिम को भी ये बना देती तो हम जानते हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक और मुसलमानों की हितैषी है। तीसरी बात, इन्होंने जो कहा है कि ये तीसरी वक्फ संपत्ति है इस भारत में, तो मैं इनको अवगत करा देता हूँ वंदना जी को और बीजेपी को, आरएसएस को, कि जो दक्षिण भारत के 4 राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा, ये 4 राज्यों में 10 लाख एकड़ जमीन है। वो संपत्तियां जो धर्म के ठेकेदार कब्जा किए बैठे हैं। अब चौथी बात पर मैं आता हूँ, अल्पसंख्यक जैन समाज 1992 में जो विधेयक पास हुआ तो ये भी अल्पसंख्यक कहे गए हैं। जैसे ही वक्फ बोर्ड बिल का इन्होंने अमेंडमेंट जो पास किया संसद में, और मैं आपको पहले ही आपके चैनल के माध्यम से 44 डिसेंट नोट्स तो इन्होंने शामिल किए ही नहीं है। और नहीं वक्फ पे बात, वक्फ से ज्यादा इस बात पर है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं सीतासरण जी कह रहे हैं कि टारगेट बेस्ड काम हो रहा, मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, आप चर्च को टारगेट करेंगे ये लोग। बिल्कुल, दूसरे दिन ही इन्होंने चर्च पर झंडा फहरा दिया है क्योंकि इन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन नहीं किया, उसकी खिलाफियत की, संविधान की खिलाफियत की, बाबा साहब के पुतले जलाए, संविधान के विरोध में पुतले जलाए। अब इनको मालूम नहीं है, वंदना जी को कहें कि अभी पढ़ ले इतिहास को। और अल्पसंख्यक और मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान के लिए कांग्रेस कितनी हितैषी रही है। अभी लेटेस्ट गुजरात में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली जी, वो मंदिर जाते हैं, तत्काल ये उस मंदिर की धुलाई करवा देते हैं। दलित के जाने से वह अपवित्र हो जाता है। यूपी में आपके अखिलेश यादव बंगला छोड़ते हैं तो वह गंगा जल से वो बंगला पवित्र करते हैं।
अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, इस मध्य प्रदेश में मुद्दों से भटकाने के लिए बाबर, औरंगजेब और माननीय हमारे दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, एकदम सही कहा है कि सौहार्द को बिगाड़ा है बीजेपी ने और उन्माद इतना जबरदस्त फैलाया है। क्या पहले त्योहार नहीं होते थे? क्या पहले हिंदू मुस्लिम ये गंगा जमनी तहजीब इस मध्य प्रदेश में कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बेरोजगारी पे इनका ध्यान नहीं है। इनके जो मुद्दे हैं कि 450 रुपए का सिलेंडर, 3000 लाडली बहनाओं को, और किसान इतनी हत्याएं कर रहे हैं और 45 किलो की बोरी रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं सीता शरण जी कि दिग्विजय सिंह जी ISI एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये मैं रामेश्वर शर्मा जी को पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं और अन्य चैनल पर भी कि अपना परिवार तो संभाल नहीं पाए। ये जो रामेश्वर शर्मा हैं, ये फरारी काटने भोपाल में आए थे, सिरोंज से भोपाल, और यहाँ पर फरारी काटते हुए इनका भाई, सगा चचेरा भाई, सिरोंज के पास के रहने वाले हैं, 8 साल पहले तर्जुमे वाली मस्जिद में इस्लाम धर्म अपना लिया है। खुद तो उनका परिवार नहीं संभल रहा है और वो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर ब्लेम लगाते हैं। इस मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है, इसमें जनता, किसान, बेकार, बेरोजगार, महिलाएं, बच्चे अब आज कुछ डिस्टर्ब हो रही है। चलिए हम आपके पास लौटते हैं, सीता शरण जी लौटते हैं आपके पास। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, ये गुजरात में जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के बाद से एक नए रिफॉर्म की बात हो रही कांग्रेस में, लेकिन ये जो वही लाइन है क्या कि जैसे उन्होंने तय किया गया था उधर की, जैसी भाजपा सवाल करेगी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, उसी भाषा में अब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, तो ये उस ट्रेंड पर आ गई है कांग्रेस? दिग्विजय सिंह जी ने शुरुआत कर दी है क्या इसकी? बात सही है वैसे कि, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा ही था कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी इल्जाम लगाए, लेकिन हमें अपने स्टैंड पे वैसे का वैसे ही रहना है जैसा चल रहा है। तो अब जाहिर है कि अगर उनके जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके सबसे देखा जाए तो हालांकि सबसे बड़ा नेता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, पर फिर भी राहुल गांधी का जो श्रेय है बहुत बड़ा है पार्टी में। अगर उन्होंने कहा है तो वो तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन देखिए एक बात ये है कि थोड़ा सा अपन इस पे आज जो गुनाह में कल हुआ हनुमान जयंती के जुलूस पर, इस पर देखा जाए तो भी देखिए महू वाली घटना को तो कई लोगों ने, अपोजिशन ने और कई ने कह दिया था कि महू में तो उन्होंने नारे लगा दिए थे मस्जिद के सामने और पटाखा फोड़ दिया था। हालांकि बाद में किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई थी, पर गुनाह में जो हुआ वो इतना शर्म की बात है, इतनी ज्यादा शर्म की बात है, और बिना किसी उकसावे के हो गया गुनाह में। अब एक चीज देखिए कि उन्होंने जो अटैक किया प्रोसेशन पे, वो तो सही था, जो जुलूस पे, वो तो एक घटना थी ही। साथ में जो लड़का हनुमान जी बना था, जो बजरंग बली बना था, उसको पेल्टों से मारा है। ये पता है, ये वो सोच है, और इसकी बुराई कोई नहीं कर रहा है। देखिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको इसको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि उस लड़के को बेल्ट से, अच्छा और किसी को बेल्ट से नहीं मारा, उसको ही बेल्ट से मारा। और वो एक बहुत बड़ी सोच है जिसको कि हम लोग जो समाज विज्ञान के क्षेत्र में, इस पर भी देखिए बोले दिग्विजय सिंह, इस पर भी बोले डॉक्टर राजेश जौहरी, और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जहां होती हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कौन करता है? उन्होंने तो कोड भी किया है 2-3 नाम के, ऐसे लोग करते हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं, अब आपको एक चीज देखिए कि अब ये तो एक बात हो गई। अब जैसे ही आरोपी बने, अपन महू वाली घटना को देखते हैं तो उनके बचाव में इतने सारे लोग कूद जाते हैं कि इनको क्यों आरोपी बना लिया, ये तो फलाना नेता है, ये तो फलाना नेता है। एक बात। अब दूसरी बात ये है, वक्फ के बारे में आज इतनी सारी बातें हो रही हैं। देखिए आज जितने भी दिग्विजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, और सीता शरण जी ने भी कहा। देखिए हमको और आपको पार्टी, अपन दोनों लोगों को इस डिस्कशन में पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि ना तो राहुल गांधी जी ने, ना प्रियंका जी ने वक्फ के बारे में एक भी बात बोली संसद में, पहली बात। और दूसरी बात, जब वोटिंग हुई तो दोनों वो वोटिंग में नहीं थे। उसका कारण हमको समझना पड़ेगा। राजनीति के अपने जो मजबूरियां होती हैं राजनीति की, इसलिए नहीं कि वो कोई नाराज थे या जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब केरल में चुनाव है और
आर्च बिशप ने वक्फ का जो विधेयक था उसका समर्थन कर दिया था। तो अब उसका समर्थन अगर उसके खिलाफ कोई भी बोलोगे तो फिर क्रिश्चियन वोट्स की समस्या आएगी। तो हमारा ये कहना है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जब तक आप वोट बैंक की तरफ देखते रहोगे, चाहे भाजपा हिंदू वोट की तरफ देखे और उसको लेने के लिए किसी को उकसाए, या कांग्रेस क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट की तरफ देखे और उसके लिए कुछ भी करे, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा गलत होंगी और इसी कारण से सारी दिक्कतें आ रही हैं। और आप एक चीज देखिएगा, आप आज नहीं तो कल जब ये गुनाह में जब कार्रवाई शुरू होगी तो उस समय आप देखिएगा कितने सारे इल्जाम लगेंगे कि यार फलाना तो पार्टी का नेता था, उसको पकड़ लिया। तो उस समय ये सब बातें जो आज स्टेज पे बोली जाती है उस समय भूल जाया जाता है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा महेंद्र जी कि इस डिबेट से ऊपर उठ के आपस के कांग्रेस और भाजपा के मतभेद से नहीं, वो केवल पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे देश की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा, चुन चुन कर मामले दर्ज करवाए जा रहे, परेशान किया जा रहा, दुश्मन जैसा सलूक किया जा रहा। नहीं, जो घटनाएं बंगाल में जो हुआ उसकी निंदा कोई नहीं करेगा। बंगाल में आप देखिए उस मुर्शिदाबाद जिले में जो कुछ हुआ है, लोग नदी से तैर के नाव से भागे हैं, मजबूरी में वहां से अपना घर छोड़ के भागे हैं, क्योंकि नदी बीच में थी और नदी में पानी कम था इस समय, इसलिए बड़े ज्यादा लोग उसमें, हो सकता है कुछ डूबे भी होंगे लेकिन उसकी अभी जानकारी नहीं आई है। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति, क्या वहां पर जो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में कौन है, वहां पर कौन सी भाजपा की तो औकात नहीं है कि भाजपा वहां पे खड़ी भी हो जाए। भाजपा वाले गलती से भी आपने वीडियो देखे होंगे, अगर जो कैलाश विजयवर्गीय गए थे तो कैसे उनकी गाड़ी को घेर लिया था। तो मुद्दा ये है कि हमको उस बजाय पार्टी के हमको सोच से लड़ना पड़ेगा और उस पर कुछ सोचना पड़ेगा कि ये सोच क्यों डेवलप हो रही है। और इस सोच के पीछे, चलो यहाँ तो भाजपा की सरकार है, लेकिन दूसरे देशों में, फ्रांस में किसकी सरकार है, जर्मनी में किसकी सरकार है, इंग्लैंड में किसकी सरकार है, अमेरिका में। अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 10-15 मिनट पहले एक ट्वीट किया है कि लेबर पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, यही परेशानी है इंग्लैंड की। अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से आपका डिबेट शुरू हुआ है उससे 5 मिनट पहले। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और बताइए वंदना जी, इस तरीके की बातें होती हैं और बाबा रामदेव से शुरू होती प्रेस कॉन्फ्रेंस, रामदेव बाबा पर भी आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह जी ने, उनकी तो एफआईआर तक करने की बात कही है, रिपोर्ट करवा दी है, लेकिन हालांकि पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। पर सरबत जिहाद की बात हो रही है, बाबा रामदेव के विज्ञापन की बात हो रही है, उनके वक्तव्य की बात हो रही है। तो क्या अब दिग्विजय सिंह का आरोप तो ये भी है कि क्या कोई मुस्लिम फर्म कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ये भी करेंगे क्या? देखिए, अगर कोई किसी बिजनेस में उतर रहा है और कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उससे दिग्विजय सिंह जी को क्या आपत्ति है? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के खुद इतने सारे काम धंधे जो चल रहे हैं, तो उसमें जाकर कोई सरकारें तो देखती नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। स्वच्छंद है वो अपने काम धंधे। आज इसीलिए कमलनाथ जी के 112 देशों में कंपनियां चल रही हैं, तो कोई जाकर ये तो पूछ नहीं रहा है कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये पर्सनल मैटर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दिग्विजय सिंह जी का जो ये बार बार वक्तव्य आता है, शरबत जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। देखिए, मैं तो एक महिला हूँ, मैं तो दिग्विजय सिंह जी का वो स्टेटमेंट नहीं भूल पाती हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी एक महिला नेत्री को 100% टंच माल कहकर पुकारा था। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो के जैसे वरिष्ठ पद पर बैठने के बाद इस प्रकार की ओछी बातें कर सकता है अपनी पार्टी की नेत्रियों के बारे में, तो उससे आप उम्मीद भी क्या करेंगे। दूसरी चीज, ये सीता शरण जी जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, जरा मैं याद दिला दूं, अखिलेश यादव का नाम ले रहे थे। अखिलेश यादव जी जो कि एक यदुवंशी हैं, आज उन्हें गोबर से दुर्गंध आने लगी। तो क्या ये बात सही है? अपने देश में रहकर यदुवंशी होकर आप कह रहे हैं कि गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। और रही बात गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, तो महेंद्र जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि अगर हम कहीं से भी बाहर से आते हैं, कोई स्थान अगर अपवित्र होता है या किसी, मान लीजिए किसी के फ्यूनरल से आते हैं कुछ भी, तो हम गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है। अगर कोई किसी घर में शिफ्ट हो रहा है, उसके ऑरे को पॉजिटिव करने के लिए गंगा जल, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो अखिलेश यादव को अपवित्र कह रहे हैं।
वो अपने घर को पवित्र कर रहे हैं, उसमें भी आपत्ति। दूसरों की पर्सनल जिंदगियों में झांकना, ये इतनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ गई है। और रही बात, जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुझे बार बार यही बात मेरे जहन में आती है कि मुसलमान भाई बंधुओं के साथ ये लोग लगा लगा कर ईद में खीर खाने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बेचारों को जरूरत होती है रोजगार की, जब जरूरत होती है उनको, जब किसी भी प्रकार के संबल की जरूरत होती है, तब आपको कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव कहा है, हम नहीं कहते कि हम एक किसी वर्ग विशेष की पार्टी है, हम तो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका कल्याण वाली पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खुलकर मुखर होकर ये कहती है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और हित के लिए कार्य करने वाली पार्टी। जो पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही, आप बताइए कि क्यों उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति नहीं रहा। जब इन्हें मुसलमानों के 100% वोट चाहिए तो 50% टिकट ये मुसलमान भाई बंधुओं को क्यों नहीं देते। तो ये सारी बातें हैं, ये दोहरा चरित्र है। रही बात, जब यही ये तो सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं देते। देखिए, हमने क्या कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास। आज आप देखिए कि केंद्र में आप देखेंगे हर वर्ग के व्यक्ति को हमने मंत्री बनाकर रखा हुआ है। हमारे यहाँ तो देखिए, जाति की जब बात आती है तो बार बार महेंद्र जी, फिर से मैं यही दोहराऊंगी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, हमारे लिए ये 4 जातियां हैं। आप ये बताइए कि गरीबी से ज्यादा बड़ी कौन सी जाति हो सकती है। अंत्योदय से भाग्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी ने सदैव करी है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के विकास की बात करी है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस तक रोज दोनों वक्त की रोटी पहुंचाना, उसे आवास देना, छत देना, उसके लिए जीवन यापन की व्यवस्था करना, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए ये मायने रखता है कि हमारे देश का जो गरीब है वो गरीबी रेखा से बाहर आए, वो स्वावलंबी बने, वो संतुष्ट रहे। तो सीता शरण जी, सुन लिया आपने वंदना जी ने क्या कहा, आप क्या कहेंगे। तो कहा है उन्हें अभी अनुभव नहीं है और उनको पढ़ना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी मुस्लिम बनाए। जब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इन्हें ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रीय करते, जब बिल्किस बानो के आरोपी जब जेल से छूटते हैं तो उनको कितना बेहतर स्वागत करते हैं और फूल मालाओं से पूरे देश के अंदर कैसा मैसेज जाता है। ये मुसलमानों के हितैषी हैं और इन्होंने सांसद और विधायक कितने दिए हैं, किस किस राज्यों में कितने सांसद और विधायक, अभी पूरी असेंबलियां एक भी सांसद को टिकट नहीं दिया इन्होंने। और ये बिल्कुल सरासर झूठ बोलती है बीजेपी, और झूठ बोलने की मशीन इन्हें बंद करना चाहिए। असली मुद्दों पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दे से भटकाने के लिए बाबर, औरंगजेब और वक्त को ला करके और ये डाइवर्ट करते हैं, और उन महिलाएं, उन बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, जो बेरोजगार है, नौयुवा, इनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि 2022 में किसानों की दुगनी आय हो। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अब ये दिग्विजय सिंह जी के बयान देश भर में सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाले हैं। देखिए, वैसे तो दिग्विजय सिंह जी के बयान पर काफी समय पहले जो है लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है वो कांग्रेस पार्टी का ज्यादा नुकसान कर देते हैं बजाय भाजपा के। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी जो अपने कांग्रेस के सम्मानीय प्रवक्ता महोदय ने कहा कि आपने क्यों नहीं मुस्लिम को बनाया, तो आप बताइए, ये कोई होड़ थोड़ी होती है। जो फिट होगा वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी कहीं पर भी पैदा हुआ हो पूरे देश भर में, उसको अध्यक्ष बनना है। अब अभी आपने देखा होगा कोई खंडेलवाल जी का नाम चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनने में, किसी ने नाम ही नहीं सुना उनका, लेकिन वो कहाँ से चुन के लाया जा रहा है उनको। तो इसलिए
होड़ इसकी नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान बनाना है कि क्रिश्चियन बनाना है कि सिख बनाना है कि हिंदू बनाना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्योंकि देखिए हम जब धर्म की बात करने लगते हैं, जब धर्म के प्रति तो ये अगर इस तरह की होड़ लगेगी फिर तो वही समस्या आएगी। आप आज देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ थी यही वाली, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत गई। लालू की पार्टी और कांग्रेस में होड़ थी यही वाली, तो लालू की पार्टी वहां जीत गई। ममता बनर्जी और कांग्रेस में बंगाल में इसी बात पर होड़ थी कि कौन ज्यादा हितैषी है, तो ममता बनर्जी जीत गए। तो आप ये देखिए इस तरह से मतलब आप इस बजाय इस पे होड़ लगाने के अच्छे लोगों को राजनीति में लाना पड़ेगा, खराब लोगों को दूर करना पड़ेगा। और किसी भी स्थिति में अगर कोई देश में उन्माद फैलाता है तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसको छोड़ना नहीं है। चलिए ठीक, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक बात। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत शुक्रिया सीतासरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे अहम बात यही है कि देखिए दिग्विजय सिंह जी का बयान और दिग्विजय सिंह के बयान से पहले रामदेव को लेकर उनकी टिप्पणी, फिर शिकायत, फिर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग और उसके बाद भाजपा की डबल इंजन सरकारों पर निशाना, सीधा एक कम्युनिटी बेस कहेंगे प्रोटेक्शन के लिए या फिर कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, ऐसा भी कह सकते हैं। जो भाजपा सरकारों में वो देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो देख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को जो दिखाई दे रहा है वो आरोप सीधे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को दुश्मन की तरह देखा जा रहा है, बाबा रामदेव कम्युनिटी टारगेट कर रहे हैं या फिर सरबत में धर्म ढूंढ रहे हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन ये दिग्विजय सिंह यूं ही अचानक नहीं बोल गए, बहुत गंभीर नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं। कुछ ना कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी बात हुई होगी, अधिवेशन की बात को आगे बढ़ाने की बात हो। अब देखते हैं धीरे धीरे क्या इस पर निकलकर सामने आता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर है। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।